बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फ़िरदौस जमाल को कौन नहीं जानता। बहुत ही हमारे बड़े एक्टर हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं, और ऐसा काम उन्होंने किया है जो मैं समझती हूँ कि बहुत कम इस इंडस्ट्री में किसी ने किया है। ड्रामा इंडस्ट्री में उनके ड्रामे अगर शुरू से शुरू करें तो वारिस, मन चले का सौदा, साहिल और बहुत से ड्रामाज़ हैं। इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, लेकिन बेतहाशा ड्रामा है। और उन ड्रामाज़ में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उसके बाद जो जदीद दौर के ड्रामे थे उनमें भी जो उन्होंने जिस तरह से किरदार को निभाया, उसका कोई, मैं कहती हूँ, जोड़ ही नहीं है, उसके मुकाबिल कोई नहीं आ सकता। लेकिन फ़िरदौस जमाल कहते हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, और फ़िरदौस जमाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कई दफ़ा मैं समझती हूँ कि लोगों के बारे में बहुत ही हार्श बातें कर जाते हैं। कुछ कमेंट्स जिनकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती वो कर जाते हैं। ऐसे ही बोलते बोलते कुछ ऐसा कह गए कि वो सब कुछ उनके गले पड़ गया। वो सब कुछ जो उनकी ज़िंदगी का आज तक छुपा था, वो सब का सब राज जो है वो अयां हो गया। लोगों को जो उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं बातें पता थी, अब वो लोगों ने बतानी शुरू कर दी। इंडस्ट्री में फ़िरदौस जमाल जो हैं उनका कैरेक्टर क्या था। देखने में वो ड्रामाज़ में एक हीरो थे, लेकिन असल ज़िंदगी में वो क्या थे ये मैं अब आपको बताती हूँ। बड़ी माज़रत के साथ ये बात नहीं करनी थी, लेकिन राग उन्होंने खुद ही छेड़ा है तो फिर उसके सुर तो बिखरेंगे, और सुर जब बिखरे तो फिर उनके बेटे को भी सामने आना पड़ा, उनकी वालदा को भी एक बात कहनी पड़ी, और फिर बहुत कुछ हुआ। जाहिर सी बात है, जब आप पे इल्ज़ामात लगते हैं, दुनिया वाले आपको बुरा भला कहते हैं, लोगों ने बड़ी बड़ी वीडियोज़ बना दी कि औलाद नाफरमान, बीवी धोखा दे गई, आखिरी वक्त में कैंसर के बाद फ़िरदौस जमाल को मरने के लिए, तड़पने के लिए बुरे हाल में छोड़ दिया, तो फिर उनको सामने आकर बोलना पड़ा। लोगों ने कहा कि अपने गंदे कपड़े जो है ना वो बाहर गली में नहीं धोने चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके बेटे को आकर बोलना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं समझती हूँ उनका बोलना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अब जो तीर तंज के बरस रहे थे वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उनकी वाइफ ने एक बड़ा टफ टाइम उनके साथ गुजारा है, जो मैं इंडस्ट्री के लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं। कुछ मेरे अपनी आंखों देखा हाल है, जब मैं भी काम कर रही थी और न्यूज़ इंडस्ट्री में थी, तो उस वक्त फ़िरदौस जमाल साहब के कई दफ़ा इंटरव्यूज़ किए। मॉर्निंग शो एक मैं कर रही थी कुछ टाइम के लिए, उसमें मैंने फ़िरदौस जमाल साहब के इंटरव्यूज़ किए, और उनको मैंने सेट पर जिस तरह से पाया, जैसे कैमरा ऑन होता है तो फ़िरदौस जमाल की एक और शख्सियत निकल के आती है, लेकिन कैमरे के पीछे फ़िरदौस जमाल जो है वो बिल्कुल ही अलग इंसान थे। दिल फेंक इंसान भी थे। लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल कर बात करना, चले ठीक है, वो तो इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये माज़रत के साथ कि पीने पिलाने के भी शायद आदी थे, और मधोशी में कई दफ़ा आकर बड़ा शोर शराबा भी करते थे और डांटे डपटते भी थे। ये हमारे प्रोड्यूसर्स भी बताते थे, और ये हमने लोगों से भी सुना है। उसके अलावा लोगों को बहुत बुरे से बोल देना, कह देना, सख्ती, तलखी, और इस तलखी का अंदाज़ा लगाएं कि मायरा खान से इनका क्या एक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन उसको कहना कि ये बुढ़ी औरत है, नानी दादी के रोल में इसको आना चाहिए। फिर एक और हमारे एक्टर है, बड़ा ही, मैं तो कहती हूँ उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, मुझे उनकी एक्टिंग तो बहुत पसंद है, हुमायूं सईद। उनके बारे में वो कहते हैं कि जी ये तो ना इसकी कोई बॉडी लैंग्वेज है, ना इसे कोई आवाज़ है, ना इसका कोई किरदार है। तो इस तरह की बातें करनी लोगों के बारे में, फिर इतना कुछ बोले कि सारी इंडस्ट्री जो है इनसे पीछे हो गई। हम टीवी ने इनका बाइकआउट कर दिया, और बहुत से लोग इन्हीं लोगों के, इन्हीं फनकारों पर जब ये बात करते थे तो जो लोग इनको लेते थे वो फिर इन्हीं के रिस्पेक्ट ऑनर में इनको फिर उन्होंने लेना छोड़ दिया, और एक तरह से इंडस्ट्री से वो बिल्कुल ही आउट हो गए। लेकिन फ़िरदौस जमाल ने जितनी इज़्ज़त कमाई थी, मैं समझती हूँ कि अगर वो थोड़ा सा खामोश रहते तो शायद वो बची खुची इज़्ज़त जो है उसको संभाल पाते, लेकिन उन्होंने बोल बोल कर अपनी इज़्ज़त को गंवाया, और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इससे पहले जो लोगों के बारे में बातें करते थे अपने घर वालों पर भी संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। फ़िरदौस जमाल कहते हैं कि मैं कैंसर के बाद अब अलग रहता हूँ, मैंने अपने घर वालों से अलहदगी इख्तियार कर ली है, मैं नहीं चाहता कि मुझे देख कर वो तकलीफ़ में आए, मैं उनसे अब अलग हो गया हूँ। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि वो अब मेरे बगैर ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जब उन्होंने ये इंटरव्यू शेयर किया, इस इंटरव्यू के और भी बहुत से पार्ट थे जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से दुख रोते नज़र आए, जहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, मैं वो ना कर सका, मैं तो दिलीप कुमार बनना चाहता था। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में कुछ इंटरव्यूज़ में जो बातें की, आप यकीन मानिए मुझे बहुत ही दुख हुआ। वो इसलिए हुआ कि एक खातून जिन्होंने आपके साथ ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा गुजारा है, और एक आपको वक्त दिया, आपको औलाद दी, 2 बेटे और 1 बेटी है इनकी, तो अगर आपके घर की कुछ तलखियाँ भी थी तो बेहतर ही होता कि आप उसका जिक्र ना करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि लोग उसको जानते। अब लोगों ने तो जानना क्या था, अब लोगों ने इनके घर के तमाम राज जो है वो खोलने शुरू कर दिए। जो लोग इनको पर्सनली जानते हैं उन्होंने कुछ बातें की, लेकिन उनके बेटे ने भी आकर कुछ बातें की
उसने कहा कि मैं ये सब बातें करना नहीं चाहता था. मैं अभी आपको आखिर में उनके बेटे का बयान सुनाती हूँ, क्योंकि जब वो लफ्ज़ों को जब कोई और बयान करता है, वही अल्फाज किसी और के बयान करने से कुछ और हो जाते हैं, किसी और के बयान करने से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाते हैं. तो मैं उनका कहावा भी आपको सुनाती हूँ. लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था. मेरी वालदा ने मुझे ख़ास तौर पर कहा है कि बहुत एहतियात से बात करनी है, लेकिन बात जब अपने दामन पर कोई दाग लगता है तो उस दाग को साफ़ भी करना होता है. उस दाग को साफ़ करने के लिए उनके बेटे ने फिर आकर कुछ बातें बताई, लेकिन बातों को बहुत ढका छुपा कर बताया. तो कुछ हम खोल के आपको बयान कर देते हैं जो इंडस्ट्री के लोग बताते हैं. उन्होंने तो जो कहा वो मैं आपको अभी वीडियो के आखिर में सुना देती हूँ कि किस तरह से ज़िंदगी बहुत तल्ख गुजारी उनकी वालदा ने, कितनी तकलीफ़ें देखी उन्होंने, क्या कुछ उनके साथ होता रहा और फिर भी वो खामोश रहीं. और बच्चों ने किस तरह से कैंसर के दौरान अपने वालिद की आदत की, किस तरह से भाई बेहोश हो गया था, किस तरह से बहन सरहाने खड़ी रहती थी, किस तरह से वो खुद जो है हर तरह से देखते थे, और किस तरह से इलाज मुआवजा जो है वो कहते हैं हम ये कहना नहीं चाहते थे, हम बेटे हैं, हमारा फ़र्ज़ है. लेकिन वो अगर ये अब लोग हमें ताने मार रहे हैं कि हमने बाप का कुछ नहीं देखा किया, तो आप यकीन माने कि ये सारा इलाज हमने कराया, हमारे पास रसीदें मौजूद है, हम सबको दिखा सकते हैं. और किस तरह से कहाँ कहाँ घर को बचाने के लिए कोशिशें की गई, कितनी बार वालिद साहब को क्या कुछ कहा गया, वो पूरी कहानी आप उनके बेटे के ज़ुबानी सुनिएगा. लेकिन अब मैं आपको इंडस्ट्री में जो लोग कुछ बातें बताते हैं वो मैं ज़रा आपको बता दूँ. लोग कहते हैं कि फिरदौस जमाल जो है वो काफ़ी गुस्से के तेज़ थे और गुस्सा उन्हें बहुत जल्दी आ जाता था. और जो उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि मेरी बेगम जो है वो मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में कोई और ऐसा शख्स होना चाहिए था जो बड़ा आर्टिस्ट होता, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ. आप यकीन माने एक बीवी कितना एक वो बर्दाश्त करेगी इस बात को. ये तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल नेशनल हर लेवल पे मैं तो कहूँगी आपने बात कर दी ना, जहाँ जहाँ गई वहाँ खबर बन गई कि फिरदौस जमाल अपनी बीवी से नाखुश, अपनी शादी से नाखुश. एक औरत जब ये बात सुनती है तो कितनी तकलीफ़ होती है आप सोच भी नहीं सकते, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो. ये जुमला सुनना अपने शरीके हयात से बहुत ही मुश्किल होता है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनकी बीवी जो है इनसे कुछ अरसे कबल खुला ले चुकी है. खुला लेने की वजूहात भी यही है जो फिरदौस जमाल साहब की तबीयत है, तबीयत की सख्ती है. मैं ज़्यादा खोल के बातें नहीं बयान करूँगी, घर की बातें हैं, घर में ही रह जाएं तो अच्छा है. लेकिन साथी अदाकार और कुछ लोग जो इनको करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि इनका रवैया अपनी वाइफ के साथ बहुत ही गैर मुनासिब था. और बच्चों के साथ तो चले रवैया फिर उनका दुरुस्त था, लेकिन वाइफ के साथ बहुत ही गैर मुनासिब था. आप समझ सकते हैं कि एक हतक-आमेज़ रवैया था, उनको कुछ ना समझने वाला रवैया था. और फिर उनकी कुछ आदात व खसाइल ऐसी थी फिरदौस जमाल साहब की कि उनकी बेगम जो है वो शायद उनको पसंद नहीं करती थी. बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम शरई तौर पे जिन्हें दुरुस्त नहीं समझते. और फिर उसके बाद अगर उन बातों के साथ साथ ये तलखियाँ भी हों और ये गुस्से भी हों तो फिर इंसान जो है मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना. ज़रा सुनिएगा आप जाते जाते कि फिरदौस जमाल साहब के बेटे ने क्या कहा. आपको उनकी ज़ुबानी बहुत सी बातें पता लगेंगी जो मैंने अभी आपको नहीं बताई. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. ये वीडियो मैं बहुत दर्द के साथ बना रहा हूँ. काश कि ये वीडियो मुझे ना बनानी पड़ती. मेरे वालिद की कुछ रीसेंट वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रही हैं और बहैसियत बेटा आपकी कोशिश यही होती है कि आपके घर की बातें बाहर डिस्कस ना हो, लेकिन जब डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं, जब आपको आपके नाकर्दा गुनाह जो कि आपने कभी किए ही नहीं उसकी सज़ा मिल रही होती है, तो फिर आपको बात करनी पड़ती है. पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. तो पहले तो मेरी वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि वो कभी भी एक मीडिया में नहीं रही, ना उनको शौक था, ना उनका कोई सोशल मीडिया है. तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली है. एक औरत जब अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती. तकलीफ़ें, मुसीबतें, ज़िल्लतें, हर चीज़ सही, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन होगा, अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. हमारे केस में बद से बदतर होता रहा. हर कुछ, सब कुछ सहने, सब कुछ करने के बावजूद एक इंसान में जैसे अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ हरकत भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं. बहुत सारी चीज़ों का हमारे मीडिया के लोगों को इल्म है, बखूबी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. इन सम केसेस हमारे से बहुत ज़्यादा पता है. आवाम को नहीं पता तो अल्लाह ने पर्दा रखा है, सो आई वोंट गो इनटू दैट. चीज़ें होती हैं, इंसान के कुछ अमल होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, लेकिन उन हरकत, उन चीज़ों की वजह से दूसरे इंसानों को दर्द हो रहा होता है, तकलीफ़ हो रही होती है. तो जब आपको तकलीफ़ होती है तो पहले आप उसकी शिकायत करते हैं, फिर कहते हैं, फिर आप धाड़ी मार मार के रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें दर्द हो रही है, लेकिन अफसोस कोई सुनने वाला कोई नहीं होता. फिर उस दर्द की शिकायत आप उसके इर्द गिर्द के लोगों से करते हैं. हमारे केस में वालिद के भाइयों से की, बहनों से की. हर कुछ, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने हर उस गलत चीज़ पर स्टैंड लिया और बाकायदा हमारे खिलाफ एक मुहिम करना शुरू कर दी कि आप गलतियों पर बात क्यों कर रहे हो, गलतियों पर बात क्यों कर रहे हो.
ان چیزوں پہ، ان اعمال پہ، ان حرکتوں پہ بات کیوں کر رہے ہو؟ جب ان کو کینسر ہوا وہ بہت تکلیف دہ عمل تھا. جب ان کو کینسر ہوا، obviously کینسر کا علاج پاکستان میں بہت مشکل ہے، بہت مہنگا ہے. کوئی بھی علاج مشکل ہے، مہنگا ہے. آپ کو دوائی تک مفت نہیں ملتی. تو کسی بیٹے نے تو اس کے پیسے دیے ہوں گے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس کی بینک کی جو ریسیٹس ہیں تو وہ میں بھیج دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں. کہنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، ہر بیٹا کرے گا اپنے باپ کے لیے. لیکن کیونکہ ویڈیوز میں اس طریقے کا تاثر بنایا جا رہا ہے جیسے بچوں نے ہاتھ کھینچ لیا، یا باپ کا پوری زندگی محنت کرنے کے بعد بچوں نے پھینک دیا. تو اگر کینسر ہوا تھا تو پھر بچوں نے پیسے بھیجے کیوں؟ دوسرے بیٹے نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس ایک سے ایک اپائنٹمنٹ لینے تک وہ کیوں گیا؟ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو اس کے ہاتھ میں میڈیسن رکھ کے دے کہ کہیں اس کا باپ یہ بھول نہ جائے کہ اس نے میڈیسن لی ہے یا نہیں لی. تو کیا وہ بیٹی یہ چاہے گی کہ اس کا باپ اس حالت میں ہو؟ میرا بھائی جو ہے بازل، آپ کو شاید نہیں پتا، میرے باپ والد کو جب بیگ لگا تھا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے اس کو خالی زخم دکھایا تھا میرے بھائی کو، اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. وہ اپنے باپ کا زخم نہیں وہ دیکھ سکا. تو کیا وہ یہ دیکھ سکے گا؟ تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ آج وہاں پہ اور آج ہم یہاں پہ ہیں؟ کاش کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. میری والدہ نے بہت کوشش کی، ہم نے بہت کوشش کی کہ چیزیں یہاں تک نہ آئیں. گھر کی بات، فیملی کی بات گھر کے اندر رہے. میرے والد نے پوری زندگی اپنی ٹرمز پہ گزاری ہے. وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹرمز پہ گزار رہا ہوں. تو ان کے پاس پیسے تھے جب وہ گئے تھے، جب ان کے پاس پیسے ہیں ابھی، تو انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس بات کا جواب ان کے پاس بھی ہے، اس بات کا جواب ہمارے پاس بھی ہے. لاہور میں بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں، مناسب قیمت پہ آپ کو مل جاتی ہیں. بری جگہ کیوں؟ ایسی جگہ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پوری کی پوری بات کا کانٹیکسٹ کا نہیں پتا، تو اس کی وجہ سے ایزمپشن کرنا بہت آسان ہے. لیکن اس ایزمپشن کی کانسیکوینسز کون بھرتا ہے؟ کاش کہ آپ کو پتا ہوتا. ایک شو میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میری شادی غلط جگہ پہ ہوئی. ایک ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میری ماں نے مجھے بہت تاکید کی کہ ذرا بیٹا ذرا تھوڑا دھیان سے، کیونکہ اس کو پتا ہے ایک ماں کو گھر بنانا ہوتا ہے، اس کو اپنی بیٹیوں کا پتا ہوتا ہے، اس کو اپنی بہوؤں کا پتا ہوتا ہے، بیٹوں کا پتا ہوتا ہے، شوہر کا پتا ہوتا ہے. تو کبھی بھی نہیں چاہتی ہے. میرے چچاؤں کی طرف سے ہمیں مارنے کی دھمکیاں ملی. میں نے 18 سال محنت کر کے گھر بنایا، فائلیں لے گئے، دکھائیں لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو سڑک پہ لے آئے، نوٹسز بھیجے پیسوں کے، سب کچھ کیا. ہم کھڑے رہے، اف تک نہیں کی. یہ ویڈیو میں اب بنا رہا ہوں، درمیان میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمپتھی لینی ہوتی تو وہ پہلے لے لیتے. ہر چیز کا پروف ہے، ہر بات کا پروف ہے، لیکن اب اور نہیں. والدہ نے بہت چیزیں دیکھی ہیں پوری زندگی میں. اگر آج میں بھی بحیثیت بیٹا ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوں، جیسے میں اپنے باپ کے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا کھڑا، اور میں چھوڑ کر ہر چیز آ گیا، پھر اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز تھے میں نے بھرے تھے. میں آج بھی 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، ہر روز 7 دن. میرا بھائی 14-15 گھنٹے وہ دن میں کام کرتا ہے، جم چلاتا ہے، اس کے علاوہ فٹنس ٹریننگ. اس کے بعد ایک میری بہن نے میرے ساتھ مل کے ایک کمپنی شروع کی. آپ میرے والد صاحب سے کسی دن پوچھیے گا، قرآن پہ حلف لیجیے گا کہ کیا میں نے ان کو یہ نہیں کہا بار بار کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کریں گے؟ یا پوچھیے گا کسی طرح سے. آپ مجھے 5-6 سال میں کوئی ایک ڈرامہ دکھا دیں کہ جو کہ کیا ہو، تو یہ کیسے چل رہا ہے نظام؟ تو ریچ ٹو اے کنکلوژن. کہنے کو بہت کچھ ہے، بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں بہت پردوں میں رہ کے یہ بات کر رہا ہوں. ماں نے بہت مجھے تاکید کی ہے. تو پلیز اس کے بعد اور کوئی ہم اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، کوئی انٹرویو نہیں، نہ پہلے دیا ہے نہ آگے دیں گے. میری خالی ایک ہی گزارش آپ سب سے ہوگی کہ آپ پلیز میری والدہ کی، میری بہنوں کی، بھابھیوں کی، بھابھی کی، وائف کی فوٹوز استعمال نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ چیزیں ان کی اجازت کے بغیر ہیں، اویلیبل ہیں کسی بھی آرٹیکل میں، کسی بھی ویڈیو میں. پلیز اس کو استعمال نہ کیجیے گا. آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں. یہ بات میں بہت درد کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو میں بہت دکھ کے ساتھ بنا رہا ہوں، اور میں کبھی بھی میں نہیں بنانا چاہتا تھا.